Okay, so can do about the glomeruli, ठीक है। तो glomeruli के बारे में हमें मालूम होनी चाहिए, नहीं? अल्लाह ताला ने कितनी फिट बनाई है। So let me glomeruli started. Just started. ये हो गया। अच्छा, structure function of let's see what we have here, ठीक है। तो let's draw it. The efferent, the afferent arteriole, और ये हमारे पास प्यारा सा ग्लोमेरुलाई हो गया। ग्लोमेरुलर ये कैप्सूल हो गया, बाउमैन्स कैप्सूल। दिस इज योर बाउमैन्स कैप्सूल ऑफ कोर्स, and you have the visceral layer and the parietal layer as well. So this visceral layer which covers the glomeruli, and parietal layer which is of course the parietal epithelium which is the capsular layer, ठीक है। Then you have vascular poles. So this is your vascular pole which gives off efferent and afferent arteriole. So like blood comes, it is afferent, so यानी कि blood अंदर जा रहा है, afferent, ठीक है। Then you have an known as the juxtaglomerular apparatus. Tell you know guys, अब पेन उठाओ, आप लोग पेन उठाओ and start making notes, please, begging you, it will help you a lot, ठीक है। Okay, so this is your juxtaglomerular here. Apparatus. So juxtaglomerular apparatus contains the macular densa cells and the juxtaglomerular cells. So juxtaglomerular cells are basically in your which would release your, so it contains juxtaglomerular cells. Second, you have macula densa. So here you can see macula densa cells. What is their function? Let's not jump into that. उससे पहले हमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये क्या क्या करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपका पीसीटी है और ये आपके पास ब्रश बॉर्डर है, ठीक है। मक्खी किधर है यार, मक्खी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों को पता हो कि भाई ग्लोमेरुलाई की कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ये ग्लोमेरुलाई है और क्या क्या नहीं होता। ब्लड गया ग्लोमेरुलाई से, फिल्ट्रेशन हुआ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका सबसे पहले
अगर ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा तो आपका GFR ज़्यादा होगा। उसका भी मैं आपको समझा दूंगा फिजियोलॉजी में, ठीक है। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ये आपका सिर्फ स्ट्रक्चर हो गया। फिर से रिपीट करता हूँ, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, ग्लोमेरुलाई में गया, फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ठीक है। सो आजकल PSL शुरू है, ठीक है, आजकल PSL शुरू है। सो लेट सपोज आजकल PSL शुरू है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक्चुअली सीन इस तरह होता है कि एक इन गेट होता है, उस पर लिखा होता है इन, और एक होता है, और ये होता है स्टेडियम। यहाँ पे सीट्स होती हैं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आवाम आएगी यहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम, तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम होगी, ठीक है। और ये गेट अगर बंद होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एक अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये गेट बंद कर देते हैं, ठीक है, ये गेट हमने बंद कर दिया या हमने कम कर दिया, तो हमारे पास आवाम क्या हो जाएगी, कम। ये वाला गेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो खोल दिया, तो यानी कि आपके पास आवाम कम हो गई, आवाम कम हो गई। अब इस आवाम को कहते हैं भाई GF, और इन दोनों को हम कहेंगे एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल। अब समझाता हूं, एफरेंट आर्ट्रियोल जब आपके पास वेजोडाइलेट होगा, ब्लड छोड़ेगा, यानी कि अवाम को छोड़ेगा ताकि वो फिल्टर हो जाए, सही है। सो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा GFR होगा, ठीक है। GFR होता क्या है, ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन रेट, किस रेट से वो फिल्ट्रेट हो रहा है, तो ज़्यादा ब्लड आ रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास PGs यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल पे एक्ट करेंगे, तो आपके पास फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ज़्यादा आवाम होगी तो ज़्यादा मैच देखेंगे, यानी कि ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी। अगर फॉर एग्जांपल इफरेंट आर्ट्रियोल की हमारे पास कंस्ट्रिक्शन होगी, यानी कि बंद कर दिया हमने इसको, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो निकलेगा नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉमिन्स कैप्सूल में होगा, यानी कि ग्लोमेरुलाई में होगा, यानी कि GFR ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इन केस आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल कम ब्लड छोड़ता है, यानी कि आवाम को कम छोड़ता है कि वो मैच को देखे, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास GFR कम होगा, क्या होगा, GFR कम होगा, और फिल्ट्रेशन मतलब कि कम होगी। तो ये किस तरह हो सकता है भाई, एनसिड्स जब आप खाते हो तो आपका क्या हो जाता है कि PGs को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। PGs को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज नहीं होता, तो वो क्या कर देता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट, तो ब्लड नहीं छोड़ता, अब इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल को हमने ज़्यादा से ज़्यादा खोल दिया, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा रहा है उधर से, तो यानी कम फिल्ट्रेशन होगा, GFR कम होगा। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल हाउ टू रिमेंबर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AKA ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीनल ब्लड बैरियर या ब्लड रीनल बैरियर। दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ एक, और वो फ़र्क रहता है बहुत से माइन्यूट और बहुत से इम्पोर्टेंट और बहुत प्यारे से चीज़ में। दोनों चाहते हैं कि भाई ब्लड जाए तो साफ जाए, लेकिन बोथ ऑफ देम, ये कॉमन, बोथ ऑफ देम हैव 3 लेयर्स, ठीक है। अब ये इसके 3 लेयर्स और इसके 3 लेयर्स में सिर्फ एक फ़र्क है, उसको मैं बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। फर्स्ट लेयर इज योर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज,
नेक्स्ट ऑन द लेयर वी हैव योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कोलेजन टाइप 4 से बना होता है. दिस इज योर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज. ठीक है. एंड इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी you have fenestrated capillaries, innermost layer, then you have your basement membrane जो कि आपके पास टाइप 4 कोलेजन का होता है. अब यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे आपके पास होता है पोडोसाइट फुट प्रोसेस. यहाँ पे होता है पोडोसाइट फुट प्रोसेस, और यहाँ पे आपके पास होता है एस्ट्रोसाइट फुट प्रोसेस. ठीक है. दिस इज योर एस्ट्रोसाइट, एंड दिस इज योर पोडोसाइट. sacrificing so many pens today. Podocyte foot process. ठीक है. The only difference between these two is astrocyte. This is present in the epithelial layer, जो कि बाहर का लेयर होता है. ठीक है. So there is a charge barrier in the renal की तरफ. फिर से आओ, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो. renal की तरफ फिर से आओ. दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज, दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि सारे जो हैं, एंड दैट प्रिवेंट एंट्री ऑफ द नेगेटिव. तो नेगेटिव को रिपेल करते हैं, रिपेल्स नेगेटिव. ठीक है. और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं. तो अब पॉजिटिव ही अंदर जाएंगे. सो एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन जो है वो अंदर नहीं जा सकता. However, it is an abundant protein. It is an abundant protein. अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल इस बैरियर के या फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी की साइज को हम थोड़ा बड़ा कर दें तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जाते हैं, लेकिन ये वजह नहीं है. अब यहाँ पे सिर्फ ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, यानी 100 nm के नैनोमीटर, यस नैनोमीटर, यानी कि 9 zeros के साथ से, नैनोमीटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ब्लड सेल जैसे ब्लड सेल्स हो जाते हैं, तो वो नहीं छोड़ेगा. हाउएवर अगर आपके पास 50 to 60 नैनोमीटर का होगा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चीज़ें हो गई, तो क्या करेगा, उसको छोड़ सकता है, उसको छोड़ सकता है. और ये कहाँ करेगा, स्लिट डायफ्राम की. स्लिट डायफ्राम जो है वो इसका बॉडीगार्ड है. वो इसे, उसको लोग पैसे देते हैं कि भाई आप हमें एंट्री का पास दो. एंट्री का पास जब मिल जाता है तो ये लोग इन हो जाते हैं, और ये लोग फिर फिल्ट्रेशन होती है. ठीक है. ये कुछ चीज़ें. अब आते हैं भाई फंक्शन ऑफ जस्टिकुलर सेल. क्या समझे. अब फॉर एग्जांपल ये है, फिर से बनाते हैं. दिस इज योर बाउमेन्स कैप्सूल. ठीक है, जो कि हमने मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम से बनाया था. This is your glomeruli. ठीक है. This is your efferent arteriole. This is your efferent. यानी कि ब्लड जाएगा तो इस तरीके से जाएगा और वापस निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है भाई, क्या नाम है, कमेंट्स में लिखो. शाबाश. नोट्स तो आप लोग बनाते नहीं हो. शाबाश, नोट्स बनाओ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए. क्या हो सकता है आपका, क्या हो सकता है, कम ऑन टेल मी. ये है आपका जस्टा ग्लोम्युरल. ठीक है. इसके हैं भाई दो पार्ट्स. एक है, उसका नाम है भाई जस्टा ग्लोम्युलर सेल्स. वो करते हैं रेनिन रिलीज. क्या करते हैं, रेनिन रिलीज. और यहाँ पे आपके पास जो है
दिस इज योर, यहाँ पे आपके पास होंगे ब्रश बॉर्डर्स, ये भी एमसीक्यू है। रेनिन रिलीज हुआ जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स। दूसरा जो है वो है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, इसका फंक्शन क्या है भाई? इट सेंसेस वन एंड ओनली फंक्शन इसका है भाई, जब कभी आपके पास ब्लड में सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम हो रही होती है डीसीटी में, सोडियम क्लोराइड की लेवल कम हो जाता है डीसीटी में, तो ये क्या करता है, ये मैक्यूला डेंसा जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रेनिन रिलीज करें। रेनिन का फंक्शन समझने के लिए आपको समझना होगा कि करता क्या है। बेसिकली आपके जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स भी इफरेंट आर्टरियोल पे ही पड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि रेनिन जो है वो ब्लड में जाना चाहिए, सही है। अब लिवर जो है, लिवर, ठीक है, लिवर जो है वो क्या करता है, वो एंजियोटेंसिनोजिन को रिलीज करता है। लिवर एंजियोटेंसिन को रिलीज करता है। ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है भाई इसको? इसको ये गुरु करता है, इसका नाम है रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 जो है वो लंग्स पे एक्ट करता है, और एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट हो जाता है देन इट एक्ट्स ऑन योर किडनीज, हाइपोथैलेमस, ऑल्सो योर वेसल्स, ठीक है। किस तरह? अभी हम जानने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या, रेनिन को समझना है, ठीक है, रेनिन को समझना। आई एम मास कुरैशी एंड सो रेनिन, why does it get released? जब आपके पास क्या करेगा, बीटा एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन होगी, यानी कि बीटा एगोनिस्ट एक्टिवेट होंगे, बीटा receptors will be activated. Second, when there is low sodium in the DCT, then this renin would be released. Or when you have low pressure of blood, then this will be released in the afferent arteriole, of course not in the efferent, ठीक है, you have afferent arteriole, so renin would be released on these three conditions. And what would this, as I told you earlier, the liver releases your angiotensinogen. This angiotensinogen is converted by renin released by the juxtaglomerular cells into the angiotensin 1. Now this acts on the lungs, but if it converts into angiotensin 2, it acts on multiple organs, and this conversion is by the angiotensin converting enzyme. Now it acts on different structures. For example, on vessels it would constrict and hence would increase your blood pressure. If it acts on your efferent arterioles, it would increase your GFR, letting less blood out of your glomerulus or your glomeruli. Okay, next function is to increase the sodium and hydrogen activity by acting on PCT and reabsorbing more and more of the sodium, potassium
and sodium hydrogen carbonates. The two other functions are very important, and that is aldosterone, renin-aldosterone system, through which it reabsorbs sodium and water. However, it gets rid of potassium. This is really important. It loves sodium and water, however, it hates potassium. The last function is on the ADH, which is your antidiuretic hormone. If this increases, what would happen? You will have less urine, you will have more water in the body. So ADH, aka vasopressin, acts on your V2 receptors in your collecting duct, and when it acts through the principal cells, if I'm not wrong, okay, not on the principal cell. Aldosterone acts on the principal cells. However, this is your antidiuretic hormone vasopressin, which acts on the V2 receptors. Okay, so what happens is कि collecting duct पे होता है and it loves sodium. It loves to reabsorb H2O. How does it do that? How does ADH act on the collecting tube? So, for example, this is your ADH. This is your vasopressin receptor known as V2 receptor. ठीक है, ADH किया. Now it opens the interaction with the aquaporins. You have aquaporins here, which are the controlling mechanism or मतलब gate, जिस तरह की यार तो gatekeeper नहीं होता वो. So it opens your channels for more and more water. This is, of course, turns out to be your ureter, and this is your renal nephron or nephron, aka, and of course this is your interstitium, aka blood. So ADH from the interstitial, from the hypothalamus, on the posterior hypothalamus, acts on the V2 receptors. It then activates the aquaporins, and of course when aquaporins is activated from the lumen, आपके पास H2O जो है वो reabsorb होने लगता है, and जब आपके पास वो reabsorb होने लगता है तो you have less urine in lumen, meaning more osmolarity in lumen or ureter, and of course you have and less osmolarity in your interstitium. All right, this is how ADH acts. And of course ureters, you can remember them by, there is another BCQ जो कि बहुत important है कि भाई आपकी जब भी uterine vessels को हम जब ligate करते हैं, ठीक है, what happens, the thing you want to को हम जब ligate करते हैं, basically your ureters are under your vessels. These are your vessels and they are flowing over the vessels. ठीक है, these are your vessels. So
ligate the ureter, we accidentally can damage those vessels and we can affect the uterine vessels, whether it's in a male as in vas deferens, while in female is the ureter or uterine artery. So in women you have uterine artery above the ureters. However, in males you have vas deferens, which is a very important structure, above the ureters. ठीक है? So let's repeat our lecture. So this is your function of glomeruli. This is your afferent arteriole, this is your efferent arteriole, and this is your juxtaglomerular apparatus. This is your glomeruli, this is visceral and parietal layer of your Bowman's capsule. This is your proximal community tubule. You have juxtaglomerular apparatus, जो कि हमने already discuss कर चुके हैं कि उसके दो function हैं. See, I gave an example of in and out and PSL जो कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग शुरू है, एंड आई ऑल्सो गिव यू के एफरेंट और ईफरेंट का क्या होगा एंड GFR पे क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, then the difference between blood and renal brain barrier, and of course your brush borders and juxtaglomerular apparatus को हमने डिस्कस किया कि भाई angiotensin 1 is released from liver and then that converts into angiotensin 1 and then 2. ठीक है, and उसके functions क्या होंगे. So why does renin is released कि भाई आपके पास जब सोडियम क्लोराइड की लेवल in DCT, तो the macular density senses that and then it sends the information to your juxtaglomerular apparatus and releases your renin. और renin क्या करेगा आपके पास, this has a lot of functions through the renin angiotensin या aldosterone system. It can increase BP, it can constrict by constricting those vessels, और efferent arteriole में आपके पास GFR ज़्यादा कर सकता है, सोडियम हाइड्रोजन के पंप को ज़्यादा कर सकता है, रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है, एल्डोस्टेरॉन सोडियम हाइड्रोजन की रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है. इसके अलावा जो है आपके पास ADH रिलीज़ कर सकता है, विच इज़ योर एंटी डायरेटिक हार्मोन. वी देन डिस्कस द एंटी डायरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म कि वो किस तरह हाइड्रोजन H2O को वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सो दिस इज़ योर ग्लोमेरुलाई एंड ऑफ कोर्स एक दो चीज़ें शायद रह गई हैं ग्लोमेरुलाई में, वो ये होंगी कि आपके पास जो ग्लोमेरुलाई है नहीं, मेरे ख्याल में नहीं रहेगी. या ओके गाइज, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. सो it was a great lecture, and if you like this video, do check my YouTube channel. Just about the money, it's about, of course, it's about you and your future. And एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई I want to talk about the creatine clearance, but let's talk about the creatine. ठीक है, so ये जो बहुत common सा question है वो आ जाता है कि भाई why do we choose the creatine clearance. Creatine clearance is basically आपके पास जो PAH है, जो अगर हम इसको थोड़ा डिस्कस करें तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे पास जो रीनल क्लियरेंस यानी कि रीनल, लेट्स टेक रिपीट कर रहे हैं, ADH का रिपीट करो. अच्छा, ADH की बात. ओके, ADH का इस तरह था कि वेजोप्रेसन. ठीक है, वेजोप्रेसन एक ADH इज़ नोन एज वेजोप्रेसन. इस तरह होता है आपका बेसिकली कि आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. ठीक है, एक प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और एक आपके पास फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग,
you have principal cells and intercalated. ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स क्या होते हैं, दे आर अबव, ठीक है, और इंटरकलेटेड सेल्स अंदर होते हैं. इंटरकलेटेड सेल्स में फिर आपके पास दो टाइप्स होते हैं, सही है. दिस इज योर अल्फा एंड ऑफ कोर्स योर बीटा टाइप. ठीक है, अब अल्फा क्या करता है, अल्फा इज फॉर एसिड एंड बीटा इज फॉर बाइकार्ब. ये एसिड रिलीज करता है, ठीक है. लेट्स अच्छा ये नहीं, let's talk about this in another lecture. Should we please? I'm a bit tired. Let's talk about the nephron in another lecture.